हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के तहत आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान से प्रकाश। प्रकाश या जिसे हम कहते हैं लाइट। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश होता कैसा है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसको लेकर अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ प्रमुख मतों को हम देख लेते हैं। 17वीं सदी के आसपास जो है न्यूटन ने माना था कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में पाया जाता है, यानी प्रकाश जो होते हैं वो कण होते हैं, इसलिए उनके सिद्धांत को कहा जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इन्हीं के समकालीन वैज्ञानिक थे हाइजन। इनका ये मानना था कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में होता है। चूंकि न्यूटन बड़ा नाम था, इसलिए उस समय हाइजन के सिद्धांत की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बाद में मैक्सवेल ने हमें बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। और बाद में मैक्स प्लैंक ने यह अवधारणा दी कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के बंडलों के रूप में। ऊर्जा के इन बंडलों को उन्होंने क्वांटा कहा। क्वांटा, या इसी को हम कहते हैं फोटॉन। क्वांटा के कारण ये जो थ्योरी है मैक्स प्लैंक के द्वारा दी गई थ्योरी, यह कहलाती है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों के साथ कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। प्रकाश की जो घटनाएं या प्रकाशिक घटनाएं देखने को मिलती है, कोई कोई सिद्धांत उनमें से कुछ घटनाओं का जो है व्याख्या कर पाते हैं और कोई कोई घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाते। कोई भी एक सिद्धांत प्रकाश के द्वारा घटने वाली सारी घटनाओं को समझाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि प्रकाश की जो होती है द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर कैसा कि वो कण के रूप में भी गमन करता है और तरंग के रूप में भी, पर ये एक साथ नहीं होता। कुछ घटनाओं को जब वो कण के रूप में व्यवहार कर रहा होता है प्रकाश, उस समय वो तरंग के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा होता, और जिस समय तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा होता है उस समय कण के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा होता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति जो है ये एसोसिएटेड है वैज्ञानिक डी ब्रोगली से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकते हैं कि अगर एक नंबर के लिए पूछा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत या तरंग सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत या प्रकाश की द्वैत प्रकृति किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, प्रकाश कण के रूप में गमन करता है, इसके बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि कण होती है, कि कण कैसा होता है। परंतु बात जब तरंग की आती है तब हमें समझना आवश्यक हो जाता है कि तरंग क्या होता है, तरंग कैसा होता है। तरंग को समझिए एक लहर के रूप में। तरंग या वेव जो होते हैं एक लहर के रूप में समझिए, जैसे पानी में लहर उठती है।
ये जब पानी पे लहर नहीं उठी हुई है, इसे मान लीजिए माध्य स्थिति। अब इस पानी में लहर उठती है, लहर जो है आगे बढ़ते हुए प्रतीत होती है। मान के चलिए ये लहर की दिशा है, तरंग की दिशा। हमें ऐसा लगता है कि माध्यम के जो कण हैं या पानी के जो कण होंगे वो बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर ये लहर में पानी के जो कण हैं वो आगे बढ़ते जाते तो अपने पीछे जगह छोड़ जाते। तो क्या होता है कि पानी के जो कण होते हैं या माध्यम के जो कण होते हैं अपने ही जगह पर ऊपर नीचे दोलनी गति करते हैं और तरंग जो है आगे बढ़ते जाता है। कण अपने ही जगह पर ऊपर नीचे गति करते हैं और तरंग जो है बढ़ता जाता है। तो इस माध्य स्थिति से माध्यम का कण जितना ऊपर जा सकता है या जितना नीचे जा सकता है वो कहलाता है उसका आयाम। इंग्लिश में इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो ऊंचाई ये ग्रहण करता है अपने आयाम में, इसे हम कहते हैं श्रृंग, और जो गहराई ये ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं गर्त। अभी हम क्या देखते हैं कि लहर यदि इस बिंदु से प्रारंभ हो रही है तो यहाँ पे अपना एक चक्र कंप्लीट करती है, एक लहर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। या अगर इस बिंदु से हम बात करें तो यहाँ पे जाके यहाँ पे वो कंप्लीट कर लेता है। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी या इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, जब एक लहर जो है, एक वेव जो है अपना कंपन कंप्लीट कर रही है, वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। दूसरे शब्दों में देखें तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी जो होती है वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य। इन दो श्रृंगों के बीच की दूरी या इन दो गर्तों के बीच की दूरी या जिस बिंदु से लहर जो है प्रारंभ हो रही है और जिस बिंदु पे नई लहर बन रही है उनके बीच की दूरी जो कहलाती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसी तरंग दैर्ध्य में दूरी के आधार पर जो वेव्स होते हैं या तरंग होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के तरंगों में बांटा जाता है। तो दृश्य प्रकाश के बारे में हम क्या जानते हैं कि दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं, वो वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, तो दृश्य प्रकाश का जो परास है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो होती है 300 से 700 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर, वो बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर से। बहुत छोटी राशि है दोस्तों। तो दृश्य प्रकाश वो प्रकाश होता है जिसका तरंग दैर्ध्य 300 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। इससे नीचे के जो होते हैं यानी 300 नैनोमीटर से कम के, वो कहलाते हैं पराबैंगनी। पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? ये होती हैं 300 नैनोमीटर, 10 से लेकर 300 नैनोमीटर के बीच जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होता है, तरंग दैर्ध्य का परास होता है, वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। और 700 नैनोमीटर से ऊपर की किरणें जो होती हैं वो कहलाती हैं अवरक्त किरणें। ये होती हैं 700 नैनोमीटर से 10 मिलीमीटर तक। तो सूर्य की किरण में या फिर लाल रंग के बल्ब में हम जो देखते हैं, जो किरणों में ऊर्जा होती है, ताप होता है, वो वास्तव में होती हैं अवरक्त किरणें। तो ये परास आपको याद रखना है। अच्छा, फिर हमने देखा ये जिस तरंग की हम बात कर रहे हैं
उस तरंग में हम क्या देखते हैं कि तरंग जो है इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में तरंग बढ़ रही है, लेकिन माध्यम के जो कण हैं वो इस दिशा में गति ना करके उसके 90 डिग्री में, उसके लंबवत गति कर रहे हैं। तरंग इस दिशा में जा रही है और माध्यम के कण जो है इस दिशा में गति कर रहे हैं, यानी उसके लंबवत। तो इस प्रकार का जो तरंग होता है वो कहलाता है अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, एक दूसरे प्रकार की भी तरंग होती है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही गति कर रहे होते हैं, उसके समांतर। तो यानी माध्यम के जो कण की गति है, माध्यम के कणों की गति तरंग संचरण के लंबवत, तब वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। और माध्यम के कणों की गति जब तरंग संचरण के समांतर होती है तब वो कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। इसका उदाहरण है ध्वनि या साउंड। तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। जैसा हमने बताया कि दृश्य प्रकाश जो है सिर्फ श्वेत रंग या जो रंग दिखाई देता है, दृश्य प्रकाश में से कोई सा भी रंग दिखाई नहीं देता, तो वो जो है एक रंगी नहीं होता, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो दृश्य प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, दृश्य प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाता है। अवयवी कहने का मतलब जिन 7 रंगों से मिलकर वो बना है उन 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। और इसके विभक्त होने का जो क्रम होता है उसे आप सामान्यतः बैजानी, हपी, नाला या फिर विबग्योर के रूप में याद रखते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल, नारंगी और लाल। बैंजानी, हपी, नाला या फिर विबग्योर के रूप में आप याद रखते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इंद्रधनुष में भी जो 7 रंग दिखाई देते हैं वो यही दिखाई देते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि जब प्रिज्म से हम दृश्य प्रकाश को गुजारते हैं तो लाल रंग का जो विक्षेप है, विचलन जो है उसके मार्ग से, उसका जो मार्ग है उससे सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। और बैंगनी का जो है सबसे अधिक विचलन होता है। कारण कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो इन 7 में सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का जो तरंग दैर्ध्य है वो इनमें सबसे कम होता है। तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। तो इन अवयवी 7 रंगों से दृश्य प्रकाश जो है मिलकर बना होता है। जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों के अपने अवयव में विभक्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये तो हो गई प्रकाश के सामान्य गुणधर्म की बात। अब प्रकाश जो है कुछ विशिष्ट गुणधर्म दिखाता है जिसका अध्ययन हम प्रकाशिकी में करते हैं या जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से गुणधर्म हैं। सबसे पहली प्रकाशीय घटना है परावर्तन, या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो अधिकांश जो प्रकाश की किरणें हैं वो उस सतह से वापस लौट जाती हैं।
बाउंस बैक हो जाती हैं। जैसे गेंद को हम किसी दीवार पर मारते हैं तो गेंद जो है वापस बाउंस बैक हो जाती है, उसी तरीके से प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो अधिकांश जो प्रकाश है वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। वास्तव में परावर्तन के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें जब उस वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती हैं और उसके पश्चात ही हम उस वस्तु को जो है देख पाते हैं। तो परावर्तन से संबंधित घटनाएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। मिरर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, दर्पण जो प्रकाश की अधिकांश किरणों को जो है परावर्तित कर देता है। तो परावर्तन से संबंधित कुछ नियम भी हैं। अभी मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, उल्टी रखी हुई है। दर्पण जो है एक उल्टी रखी हुई है। इस दर्पण के किसी बिंदु पर एक लंब की कल्पना करिए, एक 90 डिग्री की एक लंब की कल्पना करिए। इसे हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब अभिलंब जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर यदि कोई प्रकाश की एक किरण आपतित होती है, आपतित होने का मतलब गिरती है, तो वो परावर्तन के पश्चात इस सतह से बाउंस बैक होकर इस दिशा में वो वापस लौट जाती है। तो अगर ये दर्पण समतल है, दर्पण अगर समतल है तो कुछ नियमों का ये पालन करती है। पहला कि अभिलंब जो है और ये आपतित किरण जो इस पर गिर रही है, आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम, लिखूंगा नहीं, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो हैं एक ही बिंदु पर होते हैं सतह में। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन का जो कोण होता है, आपतन का कोण मतलब आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसे अगर एक दे दूं, इसको नाम दो दे दूं, तो एक जो है हमेशा दो के, कोण एक जो है कोण दो के बराबर होगा। यानी कि आपतन का कोण हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होगा यदि समतल सतह है तो। या अगर समतल सतह नहीं भी है तो उस जगह को जहाँ पे, जिस बिंदु पर ये आपतित किरण गिरती है और जहाँ से परावर्तित होती है, उस बिंदु को अगर हम समतल मान सकें तो ये हमेशा सही होगा कि आपतन का कोण जो होगा वो परावर्तन के कोण के बराबर होगा। और पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो है उस सतह पर एक ही बिंदु पर होंगे। ये परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, दर्पण से संबंधित सामान्य प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? एक कि अगर किसी व्यक्ति को पैर से लेकर सिर तक अपना पूरा कद जो है देखना है तो उसे मिनिमम कितने ऊंचे या कितने लंबे आईने की जरूरत पड़ेगी? तो ये होता है उसकी हाइट का आधा। यानी किसी व्यक्ति को अपना सिर से लेकर पैर तक पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम जितने बड़े दर्पण की जरूरत पड़ती है वो होता है उसके हाइट का आधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। एक और क्वेश्चन इससे पूछता है कि अगर दो दर्पण रखे हुए हों, दो दर्पण अगर रखे हुए हों और उनके बीच जो है कोई एंगल बन रही हो, मान के चलिए ये दर्पण ऐसे रखे हुए हैं। इसका बोलने का मतलब ये है कि ये परावर्तक सतह है, ये जो ऊपर है जो चिकना है वो परावर्तक सतह है, उधर से इमेज दिखता है। तो अगर दो दर्पण ऐसे रखे हुए हों आपस में और उनके बीच कोई व्यक्ति या वस्तु हो तो उसको कितना इमेज अपना दिखेगा? ये प्रश्न सामान्यतः पूछता है जबकि आपको एंगल यहाँ पे दिया हुआ हो। जब ये कोण यहाँ पे दिया हुआ हो, थीटा मान लो ये कोण है, दी हुई हो और आपसे पूछे कि इतने एंगल पर दो दर्पण जो है रखे हुए हैं उसमें कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके लिए सूत्र है थीटा कोण पर रखे
दो दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ये होती है 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। याद रखिएगा। इसका मतलब अगर दो दर्पण यदि 90 डिग्री पर रखे हुए हों, अगर थीटा हो 90 डिग्री, अगर दो दर्पण जो है 90 अंश पर ऐसे रखे हुए हों तो कितना इमेज बनेगा? वो होगा इस सूत्र से 360 बाई 90 ऋण 1, 9 चौक 36, 4 ऋण 1 बराबर 3 प्रतिबिंब या इमेज। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि अगर थीटा कोण पर दो दर्पण रखे हुए हों या एक्स कोण पर, जितना भी मान दिया हो उस कोण पर अगर दर्पण रखे हुए हों, दो दर्पण, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? वो होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। तो दो प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न कि एक आदमकद अपना सिर से पैर तक देखने के लिए मिनिमम कितने लंबाई का या ऊंचाई का दर्पण चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, और बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, दो दर्पण यदि रखे हुए हों तो कितने? तो उसके लिए 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये तो हो गए सामान्य परावर्तन के नियम और उससे संबंधित दो प्रश्न जो पूछे जाते हैं सामान्यतः। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि परावर्तन जो हो रहा था वो समतल दर्पण में हो रहा था, समतल अगर दर्पण हो, परंतु दर्पण हमेशा समतल नहीं होता। दर्पण हमेशा समतल नहीं होता। कल्पना करिए एक खाली गोले की, ये एक खाली गोला है, अगर इसके बाहर को पॉलिश कर दिया जाए, जैसा दर्पण में पॉलिश होता है वैसा पॉलिश कर दिया जाए इसके बाहर को, उसके बाद अगर मैं इसको दो भाग में काट दूं तो हम क्या देखेंगे कि बाहर की तरफ पॉलिश है, मतलब अंदर की तरफ जो सतह है वो परावर्तित करेगी, दर्पण की तरह दिखेगी, और ये सतह जो है कर्व है, वक्र है। तो ऐसा सतह जिसमें जो उसकी वक्रता है वो दबी हुई हो, ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सामान्यतः इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। इसका मतलब ये बाहर पुता हुआ है, अंदर जो है परावर्तक सतह है, ये कहलाता है अवतल दर्पण। इसके ठीक उलट अगर ऐसा हो कि पॉलिश जो है अंदर कर दिया गया हो, अब परावर्तक सतह जो है फिर बाहर की ओर हो गई हो, तब इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो जिस भी गोले से ये काटा गया है, जैसे इस गोले से इन दोनों को काटा गया है मान के चलिए, तो इसका एक केंद्र रहा होगा, उस केंद्र से इसकी परिधि की जो दूरी है वो है इसकी त्रिज्या r। तो ये जो दूरी होगी वो दूरी इन दर्पणों का प्रकाशिक त्रिज्या, ऑप्टिकल रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या। इसका जो आधा होगा वो कहलाएगी इनकी फोकस दूरी। r का जो आधा होगा वो हो गया f, यह कहलाएगी इनकी फोकस दूरी। तो दो चीजें याद रखनी है। सामान्यतः दर्पण को हम mn से इस प्रकार नामित करते हैं। तो एक तो होगा इस परावर्तक सतह का एक केंद्र होगा, जो बीच होगा, इस परावर्तक सतह का एक केंद्र होगा, उस केंद्र को हम कहेंगे ध्रुव या फिर पोल, P से दिखाएंगे। उसके बाद इनकी एक प्रकाशिक त्रिज्या होगी जिसे हम R से दिखाएंगे। उसका जो आधा होगा वो इनकी फोकस दूरी होगी,
जिसे हम एफ से दिखाएंगे, और इसका जो डबल होगा वो होगा प्रकाशिक त्रिज्या या फिर आर। तो आर को हम कभी कभी 2f भी लिखते हैं। ये हो गई इतनी सारी चीज़ें जो हमको याद रखनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में इमेज का निर्माण कैसे होता है। तो इमेज निर्माण के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हम भेजते हैं या आपतित करते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग भेजते हैं जब हम इमेज का निर्माण करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण में। ये एक अवतल दर्पण हमने यहाँ पे ले लिया, उसका जो बीच होगा P, पोल ध्रुव, MN इसका नाम मान लिए। एक अक्ष की कल्पना करिए जो P से होकर जाती है। इसी अक्ष में जो है कहीं पर होगा R, उसकी जो त्रिज्या होगी, या जिसे 2f लिख रहे हैं, और इसका जो आधा होगा वो होगा f। r को हम 2f भी लिख सकते हैं। अब इमेज निर्माण के या प्रतिबिंब जो निर्माण होंगे उसके बहुत सिंपल नियम है। पहला कि इस अक्ष से समांतर यदि प्रकाश की कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वो f से होकर गुजर जाएगी। इसके ठीक उलट इसी प्रकाश को उल्टा कर दीजिए। अगर प्रकाश जो है f से होकर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों बात सही। फिर से बोल रहा हूं, यदि अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात f से होकर गुजर जाएगी, फोकस से, मुख्य फोकस से। इसके ठीक उलट यदि वो फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। दोनों बात सही। दूसरा, यदि प्रकाश की कोई किरण 2f से या फिर r से होकर गुजरती है, प्रकाश की कोई एक किरण यदि r से होकर गुजरती है तो वो उसी दिशा में, उसी पथ में वापस लौट जाती है। r से या फिर 2f से जब प्रकाश की कोई किरण गुजरेगी तो वो उसी दिशा में, उसी पथ में वापस लौट जाएगी। ये दो ही नियम हमको याद रखने हैं। इन्हीं के आधार पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रश्न कैसे पूछते हैं? प्रश्न आपसे ये पूछता है कि कोई वस्तु जो है 2f से बाद की जो दूरी है, बहुत दूरी, उसको हम लोग अनंत कहते हैं। प्रश्न आपसे किस प्रकार पूछता है कि कोई वस्तु अगर अनंत और 2f के बीच की दूरी रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा? यदि वस्तु 2f और f के बीच रखी हुई हो किसी अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा? इसके बारे में पूछता है। उससे संबंधित हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तित होकर कहीं पे मिल रही हैं, वास्तव में अगर परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें कहीं पे मिल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो वहां पे प्रतिबिंब बनेगा। और अगर वास्तव में परावर्तित होकर मिली हुई हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कई बार क्या होता है अवतल दर्पण में, हम देखेंगे आगे, कि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती नहीं है कहीं पे, ऐसा आभास होता है कि वो मिल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण है PMN, ये है उसका मुख्य अक्ष, ये है उसका 2f या फिर r, यहाँ पे है f। मान के चलिए कि कोई वस्तु जो है यहाँ पे रखी हुई है। ये ए भी एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है वस्तु? जो है 2f और f के बीच में रखी हुई है। तो एक प्रकाश की किरण जो है
समांतर जाएगी और कहाँ से होकर गुजर जाएगी? एफ से, क्योंकि प्रकाश, हमने देखा इमेज निर्माण का जो नियम होते हैं कि जो भी किरण मुख्य अक्ष से होकर के समांतर होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजर जाती है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि प्रकाश की जो किरणें एफ से होकर जाती है, एफ से जो प्रकाश की किरणें गुजर के जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो जो किरणें गई, एटलीस्ट दो किरणें चाहिए दोस्तों जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, जहाँ पर क्रॉस करेंगी वहीं पर ही इमेज बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके सिर से, ए बी के सिर से जो किरण जा रही हैं वो यहाँ पर इस किरण को क्रॉस करती है, तो यहीं पर जो है इसका इमेज बन जाएगा। क्योंकि इसका सिर जो है इस दिशा में है इसलिए सिर इधर बनेगा और वहाँ से सीधे लंबवत ले लीजिए तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, इसका इमेज। ए बी जो वस्तु थी उसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। कहाँ पर बन रहा है? 2F और अनंत के बीच। तो प्रश्न ये हुआ, ये अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु यदि 2F और F के बीच रखी हुई हो, 2F और F के बीच यदि वस्तु रखी हुई हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? अनंत और 2F के बीच, अनंत और 2F के बीच बनता है। प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तित होकर यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए इमेज जो है वास्तविक है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब अक्सर उल्टा हुआ होते हैं। तो ये चीजें कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु 2F और F के बीच रखी हुई हो तो प्रतिबिंब जो है अनंत और 2F के बीच बनता है, वास्तविक होता है प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तव में ये किरणें परावर्तन के पश्चात अगर यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, और उल्टा होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लेते हैं तो बहुत सही है, याद नहीं भी हो पाता है तो आप फटाक से ही ऐसा इमेज बना सकते हैं, आपको ये पता लग सकता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, कहाँ पे बनेगा। ये तो हुए अवतल दर्पण की बात। उत्तल दर्पण का एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर एक उत्तल दर्पण हो, यहाँ पर Mn प्रकाशिक त्रिज्या, इसका जो केंद्र है P पोल ध्रुव। अच्छा, ध्यान क्या रखिएगा कि प्रकाश की किरणें चूंकि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ हम आपतित करते हैं, तो जो दूरी हम मापते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, जो दूरी हम माप रहे होते हैं उसे हम पॉजिटिव में लेते हैं। लेफ्ट से राइट जो दूरी हम मापते हैं उसे हम धनात्मक लेते हैं, और प्रकाश आपतन के उल्टी दिशा में यानी राइट से लेफ्ट जब हम कोई दूरी नापते हैं तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। प्रकाश चैप्टर में अक्सर जब न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं तो ये चिन्ह काम आते हैं, यानी अंकिक प्रश्न जब सॉल्व किए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण में देख लेते हैं इमेज निर्माण की प्रक्रिया। मान लीजिए एक उत्तल दर्पण है, P इसका पोल है। अब चूंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण है, ये ऐसे किसी एक गोले से काट कर बनाया गया होगा, तो इसकी जो प्रकाशिक त्रिज्या होगी R या 2F वो इधर होगी अक्ष पर, ये अक्ष, और इसका आधा F इधर होगा। प्रकाश की किरणें चूंकि बाएं से आपतित होंगी इधर से और परावर्तित हो जाएंगी। उत्तल दर्पण के बारे में हम जान रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणों को बिखरा देता है।
अपसरित कर देता है, तो अंदर तो जा नहीं पाएंगी प्रकाश की किरणें। इसलिए इसके इक्विवेलेंट, इस दूरी के इक्विवेलेंट एक f और 2f हम इधर भी ले लेते हैं ताकि हमको गणना करने में आसानी हो। और मान के चलिए कि अनंत और 2f के बीच कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई हो उत्तल दर्पण के सामने। हम जानते हैं प्रकाश की किरणें जो इसके समांतर होकर जाएगी, अक्ष के समांतर होकर जाएगी, वो f से होकर गुजरती हैं। अब f से होकर यहाँ पे गुजर तो नहीं पाएंगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी, परंतु ऐसा प्रतीत होगा कि वो f से होकर आ रही हैं। जब इधर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो f से होकर आ रही है उत्तल दर्पण में। और प्रकाश की जो किरणें c जो r है प्रकाशिक त्रिज्या, उसमें से होकर गुजरती हैं, उसे हम जानते हैं कि वो उसी पथ में, उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। तो एक किरण की कल्पना करिए जो 2f से होकर गुजर रही है। ये किरण इसी दिशा में जाएगी और परावर्तित होकर इसी दिशा में वापस आ जाएंगी, परंतु प्रतीत क्या होगा? ऐसा प्रतीत होगा कि ये 2f से जो है होकर आ रही है। तो उत्तल दर्पण में हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं पर क्रॉस नहीं कर रही हैं। ये प्रकाश की किरणें यहाँ आई और इधर चली गई, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आई और इसी दिशा में वापस लौट गई। वो वास्तव में कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा आभास हो रहा है कि वो इस जगह पे क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। ये अगर ए बी हो तो ये बनेगा ए डैश बी डैश, और चूंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही हैं, ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में यदि वस्तु जो है अनंत और 2f के बीच रखी हुई हो, अनंत और 2f के बीच रखी हुई हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। कहाँ पे बनता है? f और ध्रुव के बीच में। ध्रुव f के बीच में बनता है, आभासी बनता है, और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के हम गुण क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश को जो है अभिसरित कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, और उत्तल दर्पण जो है उसे अपसरित कर देता है, फैला देता है। दूसरा कि उत्तल दर्पण में जो है जब 2f से ज़्यादा दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई हो तो वस्तु का जो इमेज बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इन सारे गुणों का उपयोग जो है फिर कहीं कहीं पे एप्लीकेशन के रूप में होता है। जैसे हमने देखा है कि जो मिरर होता है, बैक मिरर जो होता है मोटरसाइकिल्स में या वाहनों में जो मिरर लगा होता है जिससे पीछे का हम देखते हैं, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण। तो ये दूर की वस्तुओं को सीधा और छोटा करके दिखाता है, इसलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मोड़ पे जो मिरर लगे होते हैं वो भी उत्तल दर्पण के होते हैं। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि वो छोटा करके दिखाता है उनका। फिर क्योंकि ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है, तो आपने हेडलाइट में देखा होगा, जो हेडलाइट होता है वाहनों का, उसमें जो बल्ब लगा होता है उसके बाद की जो परावर्तक सतह होती है वो उत्तल होती है। क्यों? प्रकाश को ये फैलाने का काम करता है। इसके उलट अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? अवतल दर्पण का उपयोग जहाँ पे चीज़ों को बड़ा करके देखना हो, जैसे नाक कान आदि के जो डॉक्टर हैं वो प्रयोग करते हैं, या दाढ़ी बनाने के लिए हो गया, वो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
तो ये हो गए हमने कुछ इमेज निर्माण की प्रक्रिया देखे। फटाक से हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको अगर याद करना हो तो, नहीं तो आप इस तरीके से आप बनाकर भी बता सकते हैं। प्रश्न जो पूछता है कि वस्तु अगर यहाँ पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। हम फटाक से यहाँ पर एक चार्ट देख लेते हैं, आप यदि उससे याद करना चाहें तो उससे भी याद कर सकते हैं। सामान्यतः प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि वस्तु अगर यहाँ पे रखी हुई हो दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पर आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधे ही बनते हैं और वास्तविक इमेज जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं। प्रतिबिंब निर्माण से सामान्यतः प्रश्न अवतल दर्पण से पूछे जाते हैं। तो एक तरीका ये है कि अगर इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप फटाफट वो डायग्राम बनाकर देख लें कि प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, नहीं तो आप याद कर लें। तो सामान्यतः हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु जो है अनंत से फोकस की ओर शिफ्ट होते जाता है, प्रतिबिंब जो है फोकस से अनंत की ओर शिफ्ट होते जाता है। तो देखिए, वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक से बहुत छोटा, लगभग बिंदु साइज का। और आप याद रखेंगे, अवतल दर्पण में जब फोकस व पोल के बीच, ध्रुव के बीच ही जब वस्तु रखी हुई हो तभी वो आभासी व सीधा बनता है। बाकी पूरे टाइम पर अवतल दर्पण में इमेज जो है वास्तविक व उल्टा ही बनता है। तो वस्तु जब अनंत और सी के बीच या 2f के बीच रखी हुई हो, प्रकाशिक त्रिज्या के बीच में, तो जो प्रतिबिंब है 2f व f के बीच में बनता है, वास्तविक साइज से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। जब 2f पे रखी हुई हो या c पे रखी हुई हो, इसी को c भी बोलते हैं, तब वो 2f पर ही बनता है, cf पर ही समान साइज का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। जब वस्तु 2f यानी c और f के बीच में रखी हुई है, फोकस दूरी और प्रकाशिक त्रिज्या के बीच में, तो वस्तु जो है अनंत और 2f के बीच में बनती है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु जो है अनंत से f की ओर शिफ्ट होते जा रही है, इमेज जो है वो f से अनंत की ओर शिफ्ट होती जाती है, ठीक उल्टा। 2f और f के बीच, तो अनंत और 2f के बीच बनता है, बड़ा बनता है। देखिए, फोकस दूरी में याद रखिएगा, जब अनंत से c पर आते हैं 2f पर, तो c पर आते आते वस्तु का जो इमेज का जो साइज है वो बराबर हो जाता है। पहले छोटा होता है, फिर बराबर हो जाता है। अब 2f से जैसे ही नज़दीक जाते हैं तो उससे बड़ा होने लगता है। तो देखिए, 2f से f के बीच जब जाते हैं तो वस्तु जो है अनंत और 2f के बीच बनता है, वस्तु के साइज से बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और उसी तरीके से जब f पे चले जाते हैं तो जैसे अनंत का f पे बनता है, f का जो है अनंत पे बनता है, और जैसे अनंत पे जो साइज होता है उसका बहुत छोटा साइज बनता है, वैसे ही f पे जो साइज होता है अनंत पे उसका बहुत बड़ा साइज बनता है, वास्तविक और उल्टा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपको सिर्फ 2 ही पोजीशन याद रखने की ज़रूरत है, एक जब वो अनंत से f पर हो या जब वो f और p के बीच में हो। उत्तल दर्पण में यदि आपको प्रतिबिंब निर्माण की अवस्थिति के बारे में पूछता है, किस जगह पे कैसा बनता है, तो हमेशा याद रखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और सामान्यतः हमेशा जो है दर्पण के पीछे ही बनता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 स्थिति याद कर लीजिए। एक स्थिति सार्वभौमिक है कि जब वो अनंत पे हो तो हमेशा फोकस पे बनती है या बनती हुई दिखाई देती है। उत्तल दर्पण के केस में ये बनता हुआ आभास होता है, अवतल दर्पण के केस में वास्तव में बनता है। और अनंत और पी के बीच यानी ध्रुव के बीच और अनंत के बीच कहीं पर भी वस्तु रखी हुई हो तो हमेशा बनेगा वो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अवतल दर्पण के बारे में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तल दर्पण में ज़्यादा कुछ याद करने लायक तो है नहीं। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी दर्पण से संबंधित सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। दर्पण सूत्र, ये लेंस जब हम आगे पढ़ेंगे तो लेंस से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपको याद रखना है। अब ये f क्या है? f आपको पता है, फोकस दूरी है।
v क्या है? v जो है ध्रुव से इमेज की दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। फटाक से एक बार बता दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई हो और उसका इमेज अगर यहाँ पे बन रहा हो ए बी ए डिस बी डिस, तो यहाँ से P से ये जो दूरी है ये कहलाएगी U, और ये जो दूरी है ये कहलाएगी V। पॉजिटिव या नेगेटिव किस प्रकार से लेंगे कि जब ये दूरी P से इस दिशा में जब भी हम ले रहे होंगे तो नेगेटिव लेंगे, और इस दिशा में जब भी ले रहे होंगे पॉजिटिव, जैसा मैंने पहले बताया। तो ये आपको याद रखना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ देता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे लेंसों के बारे में। होप आपको ये वीडियो आज का जो हमने पढ़ा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।